Hello students, what is going on? My name is Abdullah Momin from On Target Classes और आज के इस वीडियो में हम कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग स्टेडी इंटरफेरेंस पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और आप फिजिक्स सीखना चाहते हो, स्पेशली क्लास 11th और क्लास 12 का सिलेबस, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो इस वीडियो में आज सबसे पहले हम कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न और उसके बाद हम मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेस, तो ये दो टॉपिक्स आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इस लेक्चर की नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ऑन टारगेट क्लासेस सर्च करके ये ग्रुप ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे मैं हर नोट्स भेजता हूँ। तो कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग इंटरफेरेंस पैटर्न, अगर आपको स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न या बहुत अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए तो कुछ कंडीशंस होती है। टोटल 5 कंडीशंस पढ़ने वाले हैं हम। उसमें से फर्स्ट कंडीशन क्या पढ़ते हैं कि द टू सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट। अब कोहेरेंट की मीनिंग क्या होती है, सबसे पहले वो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो द टू सोर्सेस which have a constant phase difference or same phase at all the times at the given point is called as coherent sources। तो जब दो सोर्सेस से लाइट आके एक पॉइंट पे इंटरफेयर करती है तो वहां पे फेज दोनों वेव का सेम होना चाहिए या तो उनका फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें पढ़े थे कि ये स्लिट S1 है, ये S2 है। S1 से एक वेव ट्रैवल करती है और ये मिड पॉइंट पे आती है। S2 से एक वेव ट्रैवल करती है, ये मिड पॉइंट पे आती है। अगर ये दोनों वेव इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं और दोनों का फेज सेम रहेगा और फेज डिफरेंस 0 रहेगा, तो अगर फेज डिफरेंस 0 है ये पॉइंट पे तो हमको यहाँ पे ब्राइट बैंड मिलने वाला है। सपोज करते हैं सेकंड जो वेव आ रही है उसका फेज अगर ये पॉइंट पे चेंज हो जाता है थोड़ी देर के बाद, सपोज 5 सेकंड के बाद ये पॉइंट, ये जो सोर्स है S2, यहाँ से जो वेव आ रही है इसका फेज चेंज हो गया। अब फेज डिफरेंस 0 नहीं है, कुछ और वैल्यू का हो गया। तो जब फेज डिफरेंस 0 होता है जब ब्राइट बैंड मिलता है, और अगर 0 नहीं रहेगा कुछ और हो जाएगा तो हो सकता है यहाँ पे डार्क बैंड आ जाए। बट अगर हम स्टेडी इंटरफेरेंस बोल रहे हैं, एक जैसा इंटरफेरेंस अगर हमको चाहिए तो ये जो ब्राइट बैंड बना था ये हमेशा ब्राइट रहना चाहिए। तो अगर ये हमेशा ब्राइट आपको चाहिए तो हमेशा यहाँ पे जो दो वेव्स आ रही है वो उसका फेज डिफरेंस 0 रहेगा। तो अगर हर बार हर टाइम 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, 1 घंटे के बाद वेव ट्रैवल करते आई है यहाँ पे और हमेशा अगर फेज डिफरेंस 0 है तो हमेशा ब्राइट पॉइंट मिलेगा। या फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, इसका क्या मतलब है, सपोज करते हैं स्क्रीन पे एक पॉइंट P है, S1 से एक वेव आती है पॉइंट P पे और S2 से एक वेव आती है, और अगर इनका फेज डिफरेंस सपोज x है, कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं फेज डिफरेंस x है। तो कुछ टाइम के बाद भी ये दोनों जो वेव्स आ रही है S1P और S2P, फेज डिफरेंस उसका हमेशा x रहना चाहिए। अगर ये चेंज हो गया, फेज डिफरेंस थोड़े टाइम के बाद अगर चेंज हो जाता है, सपोज जब फेज डिफरेंस x था तो यहाँ पे मिल रहा था ब्राइट बैंड, फिर फेज डिफरेंस चेंज होके x1 हो गया तो अब यहाँ पे मिलने लगा डार्क बैंड, फिर फेज डिफरेंस चेंज होके x2 हो गया तो यहाँ पे मिलने लगा ब्राइट बैंड। तो अब ये पॉइंट P पे पहले ब्राइट मिला था, फिर डार्क मिल रहा है, फिर ब्राइट मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब है, पॉइंट P पे कंसिस्टेंटली एक ही बैंड नहीं मिल रहा है। अगर पॉइंट P पे ब्राइट बैंड है तो हम हमेशा चाहते हैं कि वहां पे ब्राइट बैंड ही मिले। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब S1P से जो वेव आ रही है और S2P से जो वेव आ रही है हर टाइम उनका फेज डिफरेंस एक ही रहेगा, वो चेंज नहीं। एक ही का मतलब है सेम या कांस्टेंट। तो S1P और S2P से की वेव जब पॉइंट P पे मिल रही है तो दोनों का फेज डिफरेंस
हमेशा सेम होगा, तो यहाँ पे हमेशा एक ही बैंड मिलेगा। अगर इनिशियली ब्राइट मिला है तो 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद भी ब्राइट ही मिलने वाला है। बट अगर एक बार डार्क मिल रहा है और एक बार ब्राइट मिल रहा है तो ये क्या होगा, ब्लिंक करेगा, और हम उसको स्टेडी इंटरफ्रेंस पैटर्न नहीं बोलेंगे। तो स्टेडी इंटरफ्रेंस का मतलब ही है कि अगर एक पॉइंट ब्राइट है तो वो हमेशा ब्राइट रहना चाहिए, अगर एक पॉइंट डार्क है तो वो हमेशा डार्क रहना चाहिए। और ये कब पॉसिबल होगा, जब सोर्सेस कोहेरेंट होगी। और कोहेरेंट सोर्सेस मतलब या तो फेज दोनों का सेम रहे या तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे, हमेशा एक ही फेज डिफरेंस मिलना चाहिए। आप पॉइंट पी से कोई पॉइंट अगर नीचे ले लेते हैं हम, ये पॉइंट क्यू है, यहाँ पे S1 से Q तक एक वेव आ रही है, S2 से Q तक एक वेव आ रही है, तो इसका फेज डिफरेंस हो सकता है X नहीं मिले, इसका फेज डिफरेंस Y मिले। बट अगर पॉइंट Q पे एक बार फेज डिफरेंस Y मिल गया है तो हमेशा हम उसको Y ही रखेंगे, मतलब पॉइंट Q का फेज हमेशा Y मिलने वाला है। पॉइंट P पे फेज हमेशा X मिलेगा, तो एक ही बैंड बनने वाला है। अगर यहाँ पे X के बाद थोड़ी देर के बाद Y मिलने लगता है तो ये पहले ब्राइट तो हो सकता है, बाद में डार्क रहे, और ये ब्लिंक करेगा, और इतना रैपिड ब्लिंक करेगा कि वो हमको समझ में नहीं आएगा, और हमारा इंटरफ्रेंस स्टेडी नहीं रहेगा। स्टेडी इंटरफ्रेंस मतलब ब्राइट बैंड हमेशा ब्राइट रहना चाहिए, और जो डार्क बैंड मिला है वो हमेशा डार्क मिलेगा, तो हमको वो एक जैसा दिखेगा, हमेशा वही दिखने वाला है। तो इसको ही हम बोलते हैं स्टेडी इंटरफ्रेंस। तो ये कब पॉसिबल है, जब फेज डिफरेंस हमेशा 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, आप कितने भी टाइम के बाद देखो, फेज डिफरेंस इनिशियली अगर y था तो हमेशा y रहना चाहिए, ये कांस्टेंट हो गया। अगर फेज डिफरेंस x है तो वो हमेशा x रहना चाहिए। तो ये अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा तो ये पॉइंट अगर ब्राइट है तो हमेशा ब्राइट रहेगा। हो सकता है अगर ये y हो गया, चेंज हो गया, तो ब्राइट हो सकता है चेंज होके डार्क हो जाएगा। तो एक बार ब्राइट मिल रहा है, एक बार डार्क मिल रहा है, वही पॉइंट P एक बार ब्राइट दिखेगा, एक बार आपको डार्क दिखेगा, तो वो स्टेडी इंटरफ्रेंस नहीं है। हम चाहते हैं कि पॉइंट P अगर एक बार ब्राइट है तो वो हमेशा ब्राइट रहे, पॉइंट Q अगर एक बार डार्क है तो वो हमेशा डार्क मिले। इसको ही हम बोलते हैं स्टेडी इंटरफ्रेंस। और ये कैसे ऑब्टेन करते हैं, जब सोर्सेस कोहेरेंट हो। कोहेरेंट सोर्सेस मतलब फेज डिफरेंस सेम रहना चाहिए दो वेव का बीच का, या फेज दोनों का सेम रहना चाहिए। अब अगर फेज एंड फेज डिफरेंस वेरी विथ टाइम, अगर फेज और फेज डिफरेंस चेंज हो रहे टाइम के साथ साथ, सपोज पॉइंट Q पे इनिशियली फेज डिफरेंस मिला था Y, और बाद में ये चेंज होके Y1 हो गया, तो द पोजिशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा विल ऑल्सो चेंज। मैक्सिमा का मतलब होता है ब्राइट बैंड, मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट, मिनिमा का मतलब होता है डार्क बैंड, मिनिमम इंटेंसिटी का पॉइंट। तो ये चेंज हो जाएगा, डार्क था पहले, हो सकता है बाद में ब्राइट हो जाए, या ब्राइट रहेगा तो डार्क हो जाए। तो फेज या फेज डिफरेंस चेंज होने से मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अभी यहाँ पे मैक्सिमा मिल रहा था, थोड़ी देर बाद हो सकता है मिनिमा मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि फेज डिफरेंस या फेज चेंज हो गया है, और ये फिर इंटरफ्रेंस पैटर्न स्टेडी नहीं रहेगा। वही पॉइंट एक बार ब्राइट दिख रहा है, वही पॉइंट एक बार डार्क दिख रहा है, तो स्टेडी इंटरफ्रेंस इसको नहीं बोलते हैं। फॉर दिस रीजन it is preferred that the two secondary sources used in the interference experiment are derived from the single original source। अब यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है, या इससे पहले हम यंग्स एक्सपेरिमेंट में पढ़े थे, ये दोनों सोर्सेस एक सिंगल सोर्स, यहाँ पे S लगा देते हैं, ये एक सिंगल सोर्स से S1 तक वेव आ रही थी, S2 तक वेव आ रही थी। तो अगर एक ही सोर्स से वेव आ रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। फ्रीक्वेंसी सेम रखना है, और अगर ये सोर्सेस S1 और S2 की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है, और एक पॉइंट पे फिर हमको क्या मिलने वाला है, हमेशा फेज डिफरेंस कांस्टेंट मिलने वाला है, या दोनों वेव का S1P और S2P का फेज सेम मिल जाएगा। तो यही से अगर कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए हमको, तो हम चाहते हैं कि ये दोनों सोर्सेस S1 और S2 एक ही सोर्स से एमिट होके आए और एक ही सोर्स से बने। तो इससे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाती है, और जब आप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर दोगे तो फेज डिफरेंस भी क्या हो जाएगा,
कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपको कोहेरेंट सोर्सेस के लिए फेज डिफरेंस कांस्टेंट चाहिए होता है, और वो फेज डिफरेंस कांस्टेंट करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर देते हैं। दो अलग अलग सोर्सेस से फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रह सकती, वो इम्पॉसिबल है। यही से हम चाहते हैं कि ये जो S1 और S2 है, ये दोनों एक ही सोर्स है। अगर एक ही सोर्स से लाइट एमिट होके आ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या है? द टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। अब मोनोक्रोमेटिक दो वर्ड से बना है, एक मोनो से और एक क्रोमेटिक। मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर, मतलब सिंगल कलर की लाइट होना चाहिए। सिंगल कलर से यहाँ पे मतलब होता है सिंगल फ्रीक्वेंसी। कलर चेंज हो रहा है मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। तो a light which have single frequency or wavelength is called monochromatic light। अगर एक लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम है तो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलेंगे। सिंगल फ्रीक्वेंसी की जो सन लाइट आती है, वो व्हाइट लाइट जो है उसमें मिक्सचर ऑफ कलर होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, तो उसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है। सन लाइट इज नॉट अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। अगर आप यहाँ पे रेड लाइट लगा देते हो, रेड बल्ब लगा देते हो, तो रेड बल्ब से जो लाइट एमिट होगी वो एक ही फ्रीक्वेंसी की होगी, मतलब एक ही कलर की है। अगर ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट ही एमिट हो रही है सोर्स से, तो वो एक ही कलर है अगर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है अ लाइट विच इज हैविंग सिंगल कलर या सिंगल फ्रीक्वेंसी। सनलाइट इज नॉट अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। तो अलग अलग वेवलेंथ मिलेगी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी। बट हमको क्या चाहिए? मोनोक्रोमेटिक चाहिए, मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी या एक ही कलर। अगर रेड लाइट है तो दोनों S1 और S2 रेड रहना चाहिए। अगर ब्लू है तो दोनों सोर्सेस ब्लू होना चाहिए, एक ही कलर रहेगा, मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी है। तो दोनों सोर्सेस एक ही वेवलेंथ या एक ही फ्रीक्वेंसी की होती है, तो हम उसको मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। तो फ्रॉम द कंडीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, the position of these fringes as well as the width of the fringes, which is given in equation 1, 2 and 3, depends upon the wavelength, and the fringes of the different color are not coincident. The resultant pattern contains colored overlapping band। तो यहाँ पे अभी आपको इक्वेशन 1, 2 और 3 दिख रही है स्क्रीन पे। इक्वेशन 1 में देखो लैम्डा का टर्म है। अगर लैम्डा की वैल्यू चेंज होती है तो ये जो पोजीशन है पॉइंट पी की, वो चेंज होगी। यहाँ पे भी अगर लैम्डा के इक्वेशन 2 में भी लैम्डा की वैल्यू चेंज होती है तो डार्क बैंड की भी पोजीशन चेंज होगी। और फ्रिंज की जो विड्थ थे, कितनी विड्थ का ब्राइट फ्रिंज है, दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस को हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, या दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस के बीच के डिस्टेंस को हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो ये फ्रिंज विड्थ भी किस पे डिपेंड होता है? लैम्डा। अगर लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा चेंज हो रहा है, तो फ्रिंज विड्थ भी चेंज हो रही है। और अगर फ्रिंज विड्थ चेंज हो रही है तो फ्रीक्वेंसीज जो बैंड्स है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, वो ओवरलैप करेंगे, मतलब अलग अलग कलर्स के बैंड ओवरलैप करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो फर्स्ट वाला डायग्राम देख रहे हो ऊपर वाला, ग्रीन कलर है, एक सिंगल कलर है, बीच में ब्राइट, फिर बाजू में डार्क, आजू बाजू फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो ये ब्राइट और डार्क, ये एक सिंगल कलर का अगर आप इंटरफ्रेंस देख रहे हो, मतलब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट से मिल रहा है। इंटरफ्रेंस पैटर्न ना अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के भी मिलता है, मतलब अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं रही तब भी आपको इंटरफ्रेंस मिलेगा, बट वो कैसा दिखेगा? जो आप नीचे वाले डायग्राम में देख रहे हो। यहाँ पे आप एक सिंगल कलर नहीं देखोगे, मल्टीपल कलर्स देख रहे हो, और वो सब एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। तो जब ये सब अलग अलग कलर्स एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं तो हम इसको स्टेडी इंटरफ्रेंस नहीं बोलेंगे। ये ऊपर वाला डायग्राम देखो, सिर्फ ग्रीन कलर की लाइट है। ग्रीन कलर मतलब एक सिंगल कलर, एक सिंगल कलर रहेगा तो आपको स्टेडी इंटरफ्रेंस दिखेगा। अगर मल्टीपल कलर्स रहेंगे तो वो ओवरलैप होने वाले हैं। फ्रिंज विड्थ लैम्डा पे जो डिपेंड है वो चेंज होगी। तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला डायग्राम है ये नहीं चाहिए हमको, स्टेडी ऊपर वाला चाहिए। तो इसके लिए हमको मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर की लाइट चाहिए होती है। उसके बाद थर्ड कंडीशन,
द टू इंटरफेयरिंग वेव्स मस्ट हैव द सेम एम्पलीट्यूड। अब जो दो वेव इंटरफेयर कर रही है दोनों का एम्पलीट्यूड सेम रहना चाहिए। अब इसका क्या रीजन है वो समझ लेते हैं। Only if the amplitudes are equal, the intensity of dark fringes means destructive interference is zero, and the contrast between bright and dark fringes will be maximum. Suppose करते हैं कि amplitude of first wave A1 है, amplitude of second wave A2 है। अब intensity of light is directly proportional to amplitude square होता है। अगर हम बोल रहे हैं bright fringe है तो intensity maximum है। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए हम क्या लिखेंगे, दोनों के एम्पलीट्यूड का एडिशन होगा A1 प्लस A2 होल स्क्वायर। बट अगर A1 और A2 इक्वल है A के तो फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी A1 की जगह A लिख दिए, A2 की जगह A लिख दिए, A प्लस A होल स्क्वायर 2A होल स्क्वायर 4A। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमको 4A मिल जाएगी। डार्क फ्रिंजेस के लिए इंटेंसिटी मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम इंटेंसिटी की कंडीशन क्या है, A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। A1 और A2 इक्वल है मीन्स A माइनस A जो जीरो हो जाएगा, तो मिनिमम इंटेंसिटी हमको जीरो मिलने वाली है। जीरो इंटेंसिटी मीन्स कंप्लीट डार्कनेस। अब ये दोनों एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं है। A1 की वैल्यू है 5 और A2 की वैल्यू है 3। तो जब मैं ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा, 5 माइनस 3 होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो 5 माइनस 3 होल स्क्वायर मतलब 2 होल स्क्वायर, वो हो जाएगा 4। तो आपको मिनिमम इंटेंसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। मतलब इंटेंसिटी मिनिमम है, जीरो नहीं है। डार्क बैंड भी आपके कुछ ना कुछ लाइट शो करने वाला है। डार्क बैंड भी कंप्लीटली डार्क नहीं है। उसकी वैल्यू कंप्लीटली डार्क कब होगी, जब वैल्यू जीरो होगी। तो यहाँ पे जीरो अगर आपको चाहिए डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी, तो एम्पलीट्यूड को इक्वल करना पड़ेगा। अगर एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं रहेगा तो डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी। जीरो नहीं होगी मतलब वो लेस ब्राइट है। तो डार्क फ्रिंजेस आपको लेस ब्राइट मिल जाएगी। लेस ब्राइट कब होगा, जब एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं होगा। और अगर आपको कंप्लीटली डार्क चाहिए तो आपको A1 और A2 जो दो वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो सब्ट्रैक्शन जीरो आ जाना चाहिए। जीरो कब आएगा, जब दोनों इक्वल हो गए। यही से अगर डार्क आपको कंप्लीटली डार्क चाहिए तो एक जगह आपको डार्क पूरा अंधेरा दिख रहा है, उसके ऊपर ब्राइट उजाला दिख रहा है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी, फिर उसके ऊपर डार्क पूरा की पूरा अंधेरा, कंप्लीटली डार्कनेस। तो ये जब डार्क बैंड कंप्लीटली डार्क होगा तो आपको ये जो इंटरफ्रेंस है आप बोलोगे ये स्टेडी इंटरफ्रेंस है, अच्छा इंटरफ्रेंस मिल रहा है। उसके बाद फोर्थ, द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स must be small in comparison to the distance between the plane containing the slits and the observing screen. This is necessary as the width of the fringes will be sufficiently large to be measurable and the fringes are well separated and can be clearly seen. हम चाहते हैं यहाँ पे जो फ्रिंजेस मिले वो दूर दूर मिले, हम ब्राइट को अच्छे से देख पाए, डार्क को अच्छे से देख पाए, फिर ब्राइट को मतलब डिस्टिंग्विश कर सके। आप बता सकते हो कि पॉइंट P ब्राइट है या डार्क है। तो जब इसकी विड्थ ज्यादा रहेगी ब्राइट बैंड की तो आपको इजीली दिख जाएगा। डार्क बैंड की जब विड्थ ज्यादा रहेगी तो आपको इजीली दिख जाएगा। तो ये जो दो स्लिट है, एक S1 है और एक S2 है, ये दोनों के बीच का सेपरेशन, ये जो D है इसको क्या बोला है, स्मॉल रहना चाहिए इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द ऑब्जर्विंग स्क्रीन। ये AB जो है ये स्लिट है और ये ऑब्जर्विंग स्क्रीन है, उसका जो डिस्टेंस है D, तो स्मॉल d शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल D। और अगर आप ये कंसिडर कर लेते हो तो फ्रिंज विड्थ की डेरिवेशन हम किए हैं लास्ट लेक्चर में, वो किस पे डिपेंड होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल d। अगर स्मॉल d की वैल्यू स्मॉल है तो फ्रिंज विड्थ आपको लार्ज मिलने वाली है। फ्रिंज विड्थ लार्ज मिल रही है मतलब ब्राइट बैंड की विड्थ ज्यादा है, दो सक्सेसिव ब्राइट बैंड की, और दो सक्सेसिव डार्क बैंड की भी विड्थ ज्यादा है।
और अगर विड्थ ज्यादा है मतलब दे आर वेल सेपरेटेड, अच्छे से सेपरेट है। आप बता सकते हो कि ये ब्राइट है, फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि ये डार्क है, फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि ये ब्राइट है डार्क है। तो अगर दूर दूर रहेगा ब्राइट और डार्क तो हम अच्छे से देख सकते हैं। और ये कब पॉसिबल होगा? तो फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूले में स्मॉल डी की वैल्यू को आप वेरी वेरी स्मॉल रखोगे तो फ्रिंज विड्थ आपको लार्ज मिलेगा। तो अगर फ्रिंज विड्थ की वैल्यू आपको लार्ज चाहिए तो आपको स्मॉल डी को और स्मॉल करना पड़ेगा। स्मॉल डी मतलब दो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन। तो दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी की वैल्यू बहुत स्मॉल रख देते हैं एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड ऑब्जर्विंग स्क्रीन। उसके बाद जो लास्ट कंडीशन हम पढ़ने वाले, द टू स्लिट्स शुड बी नैरो। If the slits are broad, the distance from different points along the slit to the given point on the screen are significantly different, and therefore the waves coming through the same slit will interfere among themselves, causing blurring of the interference pattern. यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो स्लिट S1 की ओपनिंग देख रहे हो ना आप, ये ओपन एरिया देख रहे हो, ये बहुत नैरो होना चाहिए। अगर ये नैरो नहीं रहेगा, जैसे कि आप S2 में देख सकते हो थोड़ा सी वाइड है, तो ये पॉइंट भी कैसा करेगा, लाइट एमिट करेगा, ये पॉइंट भी लाइट एमिट करेगा। और जब ये दोनों लाइट यहाँ पे इंटरफेयर करेगी तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस होगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लर इमेज मिलने वाली है। हमको नैरो लेना है, हमको ये कंसिडर करना है कि यहाँ से एक ही वेव एमिट हो पाए, ये एक वेव क्या हो, हर डायरेक्शन में ट्रैवल करे। तो अगर ये स्लिट S1 की ओपनिंग को बहुत स्मॉल कर देते हो तो आप बोल सकते हो कि एक ही वेव यहाँ से एमिट हो रही है। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बट जितना कम कर सकते हो उतना कम करना है। तो हम नैरो से नैरो ओपनिंग कर रख देते हैं, जिसकी वजह से एक ही रे एमिट होगी और वो एक रे मिलके हमको स्टेडी इंटरफ्रेंस। ये स्लिट S1 है, यहाँ से एक वेव आती है पॉइंट पी पे, स्लिट में से ही दूसरी वेव जा रही है पॉइंट पी पे। तो अब ये दोनों वेव अलग अलग डिस्टेंस कवर करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे ये दोनों इंटरफेयर करके अपना अलग ही पैटर्न बनाने वाले हैं। जबकि हमको इंटरफ्रेंस पैटर्न चाहिए S1 की एक वेव का और S2 की एक वेव का, बट S1 ब्रॉड था तो मल्टीपल वेव्स आ रही है, वो अपना अलग पैटर्न बना रही है। S2 से मल्टीपल वेव्स आ रही है, वो अपना अलग पैटर्न बना रही है। तो ये बहुत सारे इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलने वाले हैं अगर ब्रॉड रहा ये स्लिट की ओपनिंग, और जिसकी वजह से जो हमको इंटरफ्रेंस पैटर्न दिखेगा वो ब्लर दिखेगा। हम सही से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि डार्क फ्रिंजेस कौन सी है और ब्राइट फ्रिंजेस कौन से। तो यही से हमको स्लिट की जो ओपनिंग है ये डिस्टेंस जो है ये नैरो रखना पड़ेगा। अब मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस मतलब फेज कांस्टेंट रहना चाहिए या फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी सेम रखते हैं। फ्रीक्वेंसी सेम रखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि हम ऐसा कुछ अरेंजमेंट करेंगे कि ऐसा लगे कि दोनों सोर्सेस एक ही सोर्स से इमर्ज हुई है। अगर दो सोर्सेस एक सिंगल सोर्स से इमर्ज होती है तो हमको कोहेरेंट सोर्सेस मिल जाते हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेस को ऑब्टेन करने के लिए दो मेथड है यहाँ पे। एक लॉयड्स मिरर है, तो लॉयड्स मिरर के लिए आपको ये डायग्राम दिया है। यहाँ पे क्या है, द लाइट फ्रॉम अ सोर्स इज मेड टू फॉल ऑन द प्लेन मिरर। ये जो आप ग्रे कलर का प्लेटफॉर्म देख रहे हो ये मिरर है। यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये रियल सोर्स है। एक ही सोर्स से क्या हो रही है, लाइट एमिट हो रही है और कुछ लाइट डायरेक्टली स्क्रीन पे जा रही है, ये आपका स्क्रीन है, और कुछ लाइट मिरर पे फॉल हो रही है। तो सम ऑफ द लाइट फॉल्स डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन शोन बाय द ब्लू लाइंस। तो आप जब ये सोर्स से ब्लू लाइंस देख रहे हो तो ये डायरेक्टली स्क्रीन पे जा रही है। ये जितनी भी ब्लू लाइंस है वो डायरेक्ट स्क्रीन पे फॉल हो रही है। एंड सम लाइट्स फॉल आफ्टर रिफ्लेक्शन एज शोन बाय रेड लाइंस। और कुछ लाइन स्क्रीन पे जा रही है बट मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद रेड लाइन जितनी भी दिख रही है वो क्या हो रही है, पहले मिरर पे फॉल हो रही है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होके स्क्रीन पे जा रही है। ये रेड लाइन देखो,
पहले मिरर पे यहाँ पे फॉल हुई, उसके बाद रिफ्लेक्ट होके स्क्रीन पे गई। दूसरी रेड लाइन यहाँ पे फॉल हुई मिरर पे, रिफ्लेक्ट होके स्क्रीन पे गई। तीसरी रेड लाइन यहाँ पे फॉल हुई, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद स्क्रीन पे जा रही है। बट ये ब्लू लाइंस डायरेक्ट स्क्रीन पे जा रही है। तो ब्लू लाइंस डायरेक्ट स्क्रीन पे जा रही है और रेड लाइंस रिफ्लेक्शन के बाद स्क्रीन पे जा रही है। तो द रिफ्लेक्टेड light appears to come from a virtual sources, and so we get two sources. They are derived from a single source and hence are coherent. तो हमारा परसेप्शन क्या रहता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। अब ये जो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जो डिस्टेंस ट्रैवल की, अगर हमको इसका सोर्स फाइंड आउट करना है तो हम इसको बैक ट्रेस करते हुए रिटर्न जाते हैं। तो रिफ्लेक्शन के जो पॉइंट पे आप इसको बैक ट्रेस करते हुए रिटर्न जाओगे तो आपको यहाँ पे एक वर्चुअल सोर्स मिल जाएगा। ये जो दूसरी वाली रेड है जो रिफ्लेक्टेड है, वो रिफ्लेक्टेड रे को आप बैक ट्रेस करते हुए रिटर्न आओगे तो आपको ये वर्चुअल सोर्स मिलेगा। थर्ड वाली जो रे है रेड वाली, रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट से जब आप उसको बैक ट्रेस करते हुए रिटर्न जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक वर्चुअल सोर्स। और अब हमको क्या लग रहा है कि एक ये सोर्स है S1 और एक ये सोर्स है S2। दो अलग अलग सोर्सेस से लाइट आ रही है और वो स्क्रीन पे क्या हो रही है, इंटरफेयर हो रही है। बट एक ही सोर्स है हमारे पास, दिस इज आवर रियल सोर्स। यही एक सोर्स से लाइट जब आप फॉल किए मिरर पे तो मिरर से जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो अपनी अलग वर्चुअल सोर्सेस बना रहे हैं और जो डायरेक्ट स्क्रीन पे जा रही है उनके रियल सोर्सेस। तो अब हमको ऐसा लगेगा कि दो अलग अलग सोर्सेस से लाइट जा रही है और वो एक ही सोर्स है। तो ये दोनों लाइट एक ही सोर्स से आ रही है, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी और ये जब इंटरफेयर करेंगे तो हमेशा इनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहने वाला है। तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो लाइट क्या मिलेगी, कोहेरेंट। कोहेरेंट लाइट को ऑब्टेन करने का एक ही मेथड है कि हम दो सोर्सेस को एक सिंगल सोर्स से डिराइव करेंगे। उसके बाद जो सेकंड मेथड है कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन करने का, वो है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। अब फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म क्या होता है, अ बाइप्रिज्म इज अ प्रिज्म विथ वर्टेक्स एंगल ऑफ नियरली 180 डिग्री। बाय का मतलब होता है दो, तो यहाँ पे दो प्रिज्म को हम ज्वाइन करके बनाए हैं और उसका वर्टेक्स एंगल 180। ये आप देख रहे हो, ये जो एंगल है इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स एंगल और ये नियरली किसके इक्वल रहेगा, 180 डिग्री के इक्वल है। ऑलमोस्ट 180 डिग्री है, एग्जैक्टली नहीं है, एग्जैक्टली 180 रहेगा तो स्ट्रेट हो जाएगा। तो इसको नियरली हम 180 डिग्री का रख देते हैं। दो प्रिज्म है, दोनों को ज्वाइन कर दिए हैं और जो एंगल बनेगा ये दोनों प्रिज्म के बीच में वर्टेक्स एंगल वो 180 डिग्री का रहेगा अप्रोक्सीमेटली। तो हम इसको बाइप्रिज्म बोलते हैं। इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ टू प्रिज्म। तो ये किससे बना है, दो प्रिज्म से, विथ वेरी स्मॉल रिफ्रैक्टिंग एंगल रेंजिंग फ्रॉम 30 मिनट टू 1 डिग्री। 30 मिनट का मतलब होता है 0.5 डिग्री। तो ये एंगल 0.5 या 30 मिनट टू 1 डिग्री बहुत स्मॉल है। 1 डिग्री आप समझ सकते हो कितना स्मॉल होगा। तो अगर रिफ्रैक्टिंग एंगल बहुत स्मॉल रखते हैं दो प्रिज्म का और वो दोनों के बेस को ज्वाइन कर देते हैं तो आपको ये जो वर्टेक्स एंगल है ये अप्रोक्सीमेटली 180 मिल जाएगा। तो ये एक प्रिज्म है, उसका बेस, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो दैट इज द बेस ऑफ द फर्स्ट प्रिज्म। उसको क्या किए, ज्वाइन कर दिए दूसरे प्रिज्म के साथ, वो दूसरे प्रिज्म के बेस के साथ, तो ये आपका बन जाता है बाइप्रिज्म। अब ये बाइप्रिज्म से हम क्या करते हैं, कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ से एक लाइट को क्या करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट को एक सिंगल स्लिट से पास करते हैं। अब ये सिंगल स्लिट से क्या होगी, लाइट हर डायरेक्शन में जाएगी और ये प्रिज्म से जब वो पास होगी तो वो रिफ्रैक्ट होने वाली है। एक लाइट ये डायरेक्शन में, एक लाइट ये डायरेक्शन में, एक लाइट ये डायरेक्शन में। यहाँ पे भी सेकंड हाफ जो है इसका, ये प्रिज्म का, यहाँ पे भी लाइट फॉल होगी और रिफ्लेक्ट होके स्क्रीन पे जाने वाली, अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़े हो, whenever a light enters from one medium to another medium it is going to change its path। ये रे ऑफ लाइट एक सिंगल सोर्स
एस से निकल रहे हैं और जब वो प्रिज्म के अपर हाफ पार्ट पे जा रहे हैं तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम अ सोर्स इज मेड टू पास थ्रू अ नैरो स्लिट एज शोन इन फिगर एंड फॉल ऑन द बाइप्रिज्म। एक नैरो स्लिट है, इससे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट पास की है और ये किस पे फॉल हो रही है, बाइप्रिज्म पे। द टू हाफ्स ऑफ द बाइप्रिज्म फॉर्म्स वर्चुअल इमेजेस S1 एंड S2। तो ये वर्चुअल इमेज, अब ये लाइट जो यहाँ पे जा रही है आप उसको बैक ट्रेस करते हुए जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा वो कहाँ से आ रही है, ये लाइट S1 से आ रही है। ये जो लाइट रिफ्रैक्ट होके गई है, जब आप इसको बैक ट्रेस करोगे तो आपको कैसे लगेगा ये लाइट S1 से आई है। ये वाली लाइट जो यहाँ पे गई थी वो एक्चुअल में इंसिडेंट लाइट ये है, रिफ्रैक्टेड लाइट ये है। बट जब आप इसको बैक ट्रेस करोगे तो ये ऊपर की तीनों लाइट ऐसा लगेगा S1 से आई है और ये नीचे की तीनों लाइट को जब आप बैक ट्रेस करोगे तो आपको ऐसा लगेगा S2 से आई है। ये वर्चुअल सोर्सेस बन गए हैं, बट एक्चुअल में हमारे पास सोर्स एक ही है S, बट बाइप्रिज्म पे फॉल होने के बाद हमको क्या मिलेगा, दो वर्चुअल सोर्सेस मिलेंगे। तो ये दोनों वर्चुअल सोर्सेस ये एक सिंगल सोर्स से ड्राइव हुए हैं, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी और फेज डिफरेंस हमेशा क्या मिलने वाला है, कांस्टेंट मिलने वाला है, जिसकी वजह से हमको कोहेरेंट सोर्स मिल जाएगी। सो द टू वेव्स कमिंग फ्रॉम S1 एंड S2 इंटरफेयर एंड फॉर्म इंटरफेरेंस फ्रिंजेस लाइक दैट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन द शेडेड रीजन। तो यहाँ पे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड। सो दैट्स इट स्टूडेंट। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक कीजिए। अभी आपको स्क्रीन पे कुछ प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आप क्लिक करके वो देख सकते हो।